ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा लेक्चर। और आज हमने कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो हमने किरचुफ के लास्ट करने थे, लेकिन किसी वजह से किरचुफ के लास्ट की पीपीटी मैं नहीं बना सका। तो फिर मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले से, वो मैं करा देता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर के दो आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि उनका ताल्लुक उन टॉपिक्स के साथ है जो हमने स्किप किए हुए हैं। तो दो सवाल ऐसे हैं जो स्किप होंगे आज। बाकी जितने भी सवाल हैं वो आज ही कवर हो जाए। अच्छा, अब सवाल पहला क्या है जी? पहला सवाल बड़ा आसान है। कहता है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर की एंड्स पर आपने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। आसान अल्फाज में ये कहेंगे कि आपने एक तार को बैटरी के साथ जोड़ा है, क्योंकि आपको पता है बैटरी का काम तार में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर वायर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यानी मैंने कॉपर वायर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फाइंड क्या करना है जी? फाइंड ये करना है व्हाट इज द अफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब मैंने आपको बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी आप तार को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तीनों बातों का सेम मतलब है। फिर बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, तार में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, समझ रहे हैं, या तार को बैटरी के साथ कनेक्ट करना, तीनों बातों का एक ही मतलब होता है। जब आप तार को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल हाई हो जाता है एक साइड, और दूसरी साइड हो जाती है लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जनरेट होती है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, यानी वो उस टर्मिनल की तरफ जाते हैं जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बताते खुद कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो ऐसा करना चाह रहे होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जब जाते हैं, तो वो एटम्स के साथ टकराते हैं, और एटम्स के साथ टकराने से उनकी रफ्तार कम हो जाती है। ये कम हुई हुई रफ्तार का नाम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा था लास्ट टाइम, आपको याद होगा। अब उसने इसने आपको दो केसेस दिए हैं। पहला केस ये है, आपने ये बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप इंक्रीज कर दें पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आप डिक्रीज कर दें पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और लेट मी चेक, ये सवाल मुझे चेंज चेंज लग रहा है। तो डिक्रीज द लेंथ है एंड टेम्परेचर। तो ये चलो तीन केस बन जाएंगे, बुक वाले से एक बाहर हो जाएगा। चले बी, बुक वाला जो बी केस है ना वो है जी, डिक्रीज लेंथ एंड टेम्परेचर। तो अगर आप लेंथ और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बहरहाल ये बड़ा आसान है, देखिएगा। आप लोगों को याद होगा मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताया था, कोई बताएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला बताया था मैंने? जी नौजवानों, रिस्पॉन्स नहीं देते आप लोग, क्या हो गया है? बताएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला बताया था मैंने? मरियम नवाज याद है कुछ कुछ? मरियम नवाज के जरिए से याद करवाया था। रिस्पॉन्स ही नहीं देता आप में से, मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही? जवाब नहीं दे रहे नौजवानों, क्या वजह है? नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताया ना अगर आवाज आ रही है। चलें, फार्मूला मैंने आपको बताया था, आई अन्नी। हाँ जी हाँ जी, यही करवाया था मैंने, आई अन्नी। ठीक हो गया। चलें, अब वो पहले केस में क्या कहता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया है। तो पहले तो आप ये फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस वाला सिस्टम लाए ना। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर करंट जरूर दिया गया आपको, तो आप करंट के जरिए से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ला सकते हैं।
आप लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, और ओहम्स लॉ में आप लोगों ने करंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है। करंट का फार्मूला होता है V/R। ठीक है ना, तो ये करंट की जगह आप ये फार्मूला पुट करें, इस करंट की जगह आप ये वाला फार्मूला पुट करें V/R, तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई की जगह आ जाएगा V और नीचे आएगा A/N/E, पहले से R है। ठीक हो गया। ये फार्मूला एक और तरीके से याद रख सकते हैं। VD इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बराबर आएगी, करंट की जगह आ जाएगा वोल्टेज और नीचे आएगा नियर। ठीक हो गया, नियर, I V नियर। ठीक हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये बन जाएगा। अच्छा अब जरा यहाँ पर देखें, ये याद रखना है, फार्मूला भूलना नहीं है आपने, वरना जो है ना वो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। अच्छा बहरहाल देखिएगा जरा यहाँ से, अगर आप गौर करें तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने पहले केस में पूछा कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं जी कि बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फिर जरा बेहतर करके लिख लीजिए। अब बी वाला केस जो मैंने गलती से बना दिया है वो है डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो अगर आप कम करेंगे तो वो डिक्रीज होगी। अब जो हमारा असली बी वाला केस है ना किताब में, जिसमें आप लेंथ और जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। तो अगर आप लेंथ और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। लो जी, आप यही वाला फार्मूला देखें, VD = V/नियर। तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास एक सिस्टम बनता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पड़ा है? ये तो आता है ना यहाँ से, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद ब खुद ही क्या हो जानी है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जानी है, कम। अब गिवन कंडीशन ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, और जब चूंकि लेंथ भी डिक्रीज हो रही है तो आपकी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। यानी इन शॉर्ट आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज। क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो यहाँ पर आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जी बच्चों, समझ में आई बात, ये सादा सी बातें हैं, अगर समझ में नहीं आई मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, मेरे से पूछ लें। और अगर समझ आ गई है तो ओके करते हैं। बेटा बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें, शाबाश जल्दी से। अब्दुल्ला बच्चे आपको समझ में आई है, शफक आपको। चलें जी, 3 तक गिनूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा भाई, अब जरा देखें अगला सवाल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के वाले से, तो इसको आपने जरूर याद रखना है। कहता है जी, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर तार में बेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये आपकी तार है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वायर, और इस वायर में जो है वो बेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल ये वायर कुछ ऐसी हो जाए, या फॉर एग्जांपल ये वायर कुछ ऐसी हो जाए। तो ये जो बेंड्स हैं, क्या ये बेंड आने की वजह से इस वायर की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है?
इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हुआ ये है कि इन जो तारे हैं उनके अंदर बेंड्स आ गए हैं, तो बेंड्स की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी, पहले बताएं आपका पर्सनल क्या ख्याल है? ये तार मुड़ गई है तो क्या इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पर्सनली आप लोगों का क्या ख्याल है? फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, बेटा बाकी लोग भी अपना जवाब दें। अगर तार के अंदर बैंड्स आ जाएं तो उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये बच्चों जवाब दिया करो जल्दी, इतना टाइम क्यों जाया करते हो? तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस की वजह, रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर किसी तार में बेंड्स आ गए हैं यानी तार मुड़ गई है, तो तार के मुड़ने की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने याद रखना है देयर इज अ नो अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। अगर तार के अंदर बेंड्स मौजूद हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, पहली बात तो जो रेजिस्टेंस आपकी है वो लेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरी बात जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पर डिपेंड करती है। और एट लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो इन तीनों का ताल्लुक बेंड्स के साथ नहीं है। अगर आप बेंड करेंगे तो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखें अगर आप बेंड्स आ भी गए हैं तो देर इज नो अफेक्ट ऑन लेंथ, तार की लेंथ वही रहेगी। तो तार अगर 1 मीटर लंबी है तो बेंड होने से वो छोटी या बड़ी नहीं हो जाएगी, 1 मीटर की रहेगी। और मोर ओवर वो जितनी मोटी है वो उतनी रहेगी, यानी देर इज आल्सो नो अफेक्ट ऑन एरिया। तो ना तो तार की लेंथ में कोई फर्क पड़ना है ना तार के एरिया में कोई फर्क पड़ना है। तो जब तार की लेंथ में भी फर्क नहीं पड़ना, एरिया में भी फर्क नहीं पड़ना, इसलिए देर इज नो अफेक्ट। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास तार में बैंड्स आ गए हैं तो देन उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। कहता है जी व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स इन फिगर ए एंड बी। ये जो फिगर्स आपको दी गई हैं आपने इसमें बताना है कि जो रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कितनी है। दूसरा आपने ये बताना है कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, और तीसरा आपने इनकी टॉलरेंस के बारे में बताना है। तो बड़ा आसान है, 1 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और देन आपने जो है वो फिर उनकी टॉलरेंस क्या होती है और फिर टॉलरेंस की वैल्यू क्या है वो बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए जिसमें आपने इनकी वैल्यूज याद की थी। तो आपको याद होगी ट्रिक, बी बी रॉय, और फिर हमने कहा था जी ग्रीन बस, बस को आप कह लें ब्लू, विच, विच को हमने कहा था वायलेट, ग्रे, वाइट। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आप देखें तो B4 है ब्लैक, B4 है ब्राउन, R4 है रेड, O4 है ऑरेंज, एंड Y4 है येलो। अब काउंटिंग शुरू कर दें तो ब्लैक का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें जी, अब जरा देखिएगा। सबसे पहला ये इस ए वाली फिगर में सबसे पहला नंबर है ब्राउन।
तो ब्राउन की जगह आ जाएगा 1। दूसरा ग्रीन, ग्रीन का नंबर है जी 5, तो आ जाएगा 5। अब जो तीसरा डिजिट होता है ना, जो तीसरा कलर होता है, वो आपको बताता है कितने जीरोस आने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। आपको याद है ना, मैंने बताया था ये कि जो तीसरा कलर होता है ना, वो ये बताता है कितने जीरोस आने हैं। तो तीसरा है रेड, और रेड का मतलब है 2, तो यहाँ पर 2 जीरोस आने हैं, तो 1500 ओहम रेजिस्टेंस है। फिर लगा हुआ है गोल्ड। क्या लगा हुआ है? गोल्ड। ये जो गोल्ड है ना, लास्ट कलर, ये लास्ट वाला कलर, ये एक्चुअली बताता है टॉलरेंस। हाँ जी, और ये जो टॉलरेंस होती है, ये होती है 5%। तो आप लिखेंगे जी +/5%। तो ये आप इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। अब अगर बी वाले रजिस्टर की बात करें, तो पहला येलो है, येलो की जगह आ जाएगा 4। दूसरा है व्हाइट, व्हाइट की जगह आ जाएगा 9। तीसरा ऑरेंज, ऑरेंज। अब तीसरा कलर आ गया ना, तो तीसरे कलर का क्या मतलब है बताना, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस आने। तो चूंकि अब आपके पास व्हाइट कलर है, तो यहाँ पर व्हाइट, सॉरी, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के 3 जीरो है, तो 1 2 3 7 आएगा ओम। फिर है सिल्वर, तो सिल्वर का मतलब होता है जी +/10%। ये जो +/5% और +/10% दिया ना, ये टॉलरेंस होती है। ये क्या है आपके पास, टॉलरेंस, इसकी टॉलरेंस और ये इसकी टॉलरेंस। तो आपके पास पहला पार्ट भी हो गया, तीसरा पार्ट भी हो गया। ये बीच वाला रह गया कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, तभी बताया था टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी ऊपर या कितनी नीचे जा सकती है। तो आप इसमें कह सकते हैं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है जी पॉसिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आने वाली पॉसिबल वेरिएशन का नाम क्या होता है, टॉलरेंस। चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, बड़ा आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। ओके बाय। Why does the resistance of a conductor rise with temperature? बड़ा आसान सवाल है। कहता है जी एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर के साथ साथ क्यों बढ़ती है। तो अब रेजिस्टेंस का मतलब समझ लें। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपोजिशन। और मैंने आपको रीजन ऑफ ओपोजिशन बताई थी कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह क्या है। तो एक्चुअली वजह ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं एटम्स के साथ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके एटम्स के साथ टकराते हैं, तो यहाँ पर ये अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, और इनकी जो रफ्तार है वो लो हो जाती है। क्योंकि ये एटम्स जो हैं, ये इनको रुकावट पेश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन, और उसको फिजिक्स की जबान में हमने नाम क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस। अब अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, देखिएगा जरा, आप लोग को याद है हमने 11वें चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करें, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। याद है ना ये वाली बात। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है मूव करने लग जाएंगे ना वो ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो मूव वायोलेंटली, कौन कौन वायोलेंटली मूव करेंगे, आपके एटम्स। जो वायर के एटम्स हैं वो ऊपर नीचे लगातार मूव करने लग जाएंगे। जब वो ऊपर नीचे लगातार मूव करने लग जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स विद एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन्स एटम्स के साथ वो क्या हो जाती हैं, वो ज्यादा हो जाती है। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, तो जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के साथ टकराते हैं। और जब ज्यादा कोलिजन्स होंगी, तो सादा सा मतलब है ऑपोजिशन ज्यादा हो जाए, क्योंकि ज्यादा टकराव आ रहा है ना, ऑपोजिशन ज्यादा होगी। और जैसे ही ऑपोजिशन ज्यादा होगी, ऑपोजिशन का नाम ही तो रेजिस्टेंस है। यहाँ से याद रखना कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ी सादा सी चीज है। कोई आपसे पूछे कि अगर एक कंडक्टर को गर्म करें तो उसकी रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिससे उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उससे होता ही है कि जो उस तार के एटम्स हैं, एटम्स, वो एटम्स वायलेंटली मूव करने लग जाते हैं। और जब एटम्स वायलेंटली मूव करने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टकराते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराते हैं, तो फिर ऑपोजिशन भी ज्यादा आती है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा आती है। इसको समझने का वैसे एक और भी तरीका है।
आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था अल्फा, याद है ना? अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोट डिवाइड बाय रो नोट टेम्परेचर, याद है ना ये? जी जी बिल्कुल, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप इसको अरेंज करें ना, तो आपके पास ये कुछ ऐसा ऐसी शक्ल इख्तियार करता है। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास ये जो आर नोट है ये तो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा आर नोट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय टी। टी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करा दो उधर जाके। जब ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा अल्फा आर नोट टी बराबर है आर टी माइनस आर नोट। तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालें, ये आपका टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी जब ये चेंज बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो ये इक्वेशन से भी साबित होता है। वैसे मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया है नंबर 1, और नंबर 2 आप ये इक्वेशन में से साबित कर सकते हैं। ये जो है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस या आर नोट भी क्या हो जाएगी, जरूर। चलें जी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बड़ा आसान सवाल है ये वाला। 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। 13.5 कहता है जी कि व्हाट आर दी डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग, क्या क्या मुश्किलात आती हैं अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब ओबेज ओहम लॉ, कि क्या जो आपका लाइट बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो ओहम लॉ को ओबे करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक लाइट बल्ब ड्रॉ करूँ, तो आपका जो लाइट बल्ब होता है उसके अंदर कुछ इस तरह से एक फिलामेंट पाया जाता है। अब ये फिलामेंट जो है ये ओमिक मटेरियल है या नहीं, यानी ओहम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपने याद रखना है कि ये कैसे पता चलेगा जी। मतलब डिफिकल्टीज क्या है पता तो लगा लेंगे आप ग्राफ बना के, लेकिन उसमें मसले मसाइल क्या है? तो उसमें आपने याद रखना है कि आपके पास जो ओहम्स का लॉ है ना, ओहम्स कानून, वो कुछ कंडीशंस में एक्ट करता है। और कंडीशंस ये हैं कि पहली बात तो ये कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, और दूसरी शर्त ये है कि जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रहे। लेकिन देखें कि जब आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब गर्म होता है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो आप ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओहम्स लॉ अप्लाई करने की शर्त है टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये डिफिकल्टी है, दिस इज व्हाट डिफिकल्टी। ये एक डिफिकल्टी है क्योंकि ये आपको लिमिट करता है उसको चेक करने से। अगर आपका ये इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो ये फौरन चेक हो जाता ग्राफ बना के, लेकिन आप इसको चेक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ता चला जाएगा तो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए ये प्रॉब्लम है, आपने इसमें ये सादा सी प्रॉब्लम लिखनी है कि ओहम्स लॉ लगाने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे गिवन केस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो जाता है। चलें जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल भी है, जरा ध्यान से समझना। इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट लोअर और हायर। अब उसने आपको ना दो कॉम्बिनेशन दे दी है। पहले वो कहता है जी एक बल्ब है आपके पास 500 वाट 220 वोल्ट का, और एक बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट। किस में फिलामेंट की रेजिस्टेंस ज्यादा हो? अब आपको पता है वाट का मतलब होता है पावर, और वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज। इसी तरह वाट का मतलब पावर, वोल्ट का मतलब वोल्टेज। और मालूम आपने रेजिस्टेंस करनी है, तो आप लोगों को याद होगा आपने पावर का फार्मूला पढ़ा था वी स्क्वायर ओवर आर। तो आप इसी फार्मूले में से रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। पावर का फार्मूला होता है जी वी स्क्वायर ओवर आर। अब आप क्या करें जी, ये आर आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज दो, पावर को इधर ले आओ। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। नाउ अब आप एक को केस 1 कह दो और एक को आप कह दो केस 2।
अब आपने रेजिस्टेंस 1 मालूम करनी है, वोल्टेज 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर 1। वोल्टेज 1 आपके पास है 220, तो 220 का स्क्वायर, पावर है 500, तो एज इट इज 220 का स्क्वायर लें जरा। 220 का स्क्वायर लें तो आता है 48400, और नीचे आता है आपके पास 500। अब आप इसको काट सकते हैं इजीली। ये दो जीरो इन दो जीरो से मर जाएंगे। 484 को 5 पे डिवाइड कर दो, ये तकरीबन 124 आएगा। सॉरी 96.8 आ रहा है। तो आपके पास केस 1 में जो रेजिस्टेंस बनेगी वो कितने ओम बनेगी? 96.8 ओम। अब आपने केस 2 में यही चीज मालूम करके देनी है। तो केस 2 में हम बोलेंगे जी पावर, सॉरी रेजिस्टेंस, हाँ, हम बोलेंगे जी रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर 2। V2 आपके पास है 220, तो 220 का स्क्वायर आ जाएगा। पावर 2 आपके पास है 100, 220 का स्क्वायर लें वही आएगा 48,400, और डिवाइड बाय 100। तो अगर आप इसको कैंसिल करें तो आपके पास आंसर आता है 484 ओम। ठीक हो गया? तो अब मुझे बताएं कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। यस, केस 2 है मोर रेजिस्टेंस, तो आप इसको लिखेंगे जी कि R2 जो है दैट इज ग्रेटर देन R1। कंक्लूजन, जो दूसरी रेजिस्टेंस है R2 वो R1 से क्या है, ज्यादा है। चलें जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 3 तक गिनूंगा, शाबाश जल्दी से। 1, 2, 3, ओके बाय। अच्छा भाई, अब जरा देखा, आपके पास है जी 13.8। एक्सप्लेन वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों होता है? व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। अगर आप करंट ज्यादा करते हैं तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों होता है? तो आपको याद होगा हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकाला था, E-IR। ऐसा ही है। अब अगर आप इस फैक्टर पे गौर करें तो इस फैक्टर में कौन आता है? करंट आता है, ऐसा ही है ना? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस, अब अगर आप आई को बड़ा कर देंगे तो ये माइनस होकर आंसर छोटा आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इधर ध्यान, ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक हो गया, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ईएमएफ 12 ओम है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो शुरू में अगर मैं 1 एम्पेयर का करंट इसमें से निकालता हूँ, शुरू में I1 अगर मैं 1 एम्पेयर का करंट निकालता हूँ, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E-IR। ई की वैल्यू है 12, माइनस आई की वैल्यू है 1, और आर की वैल्यू है 1। तो आपके पास कितने वोल्ट आता था? 11 वोल्ट। मतलब अभी आपकी बैटरी के टर्मिनल्स पर कितने वोल्ट पोटेंशियल शो होगा? 11 वोल्ट। लेकिन अगर आप करंट बढ़ा दें और I2 को कह दें जी 5 एम्पेयर, अभी देखें ना, करंट इंक्रीज कर दिया मैंने, करंट ज्यादा हो गया, तो देखना कि क्या फर्क पड़ता है। आपके पास फार्मूला वही रहेगा टर्मिनल वेलोसिटी का, E-IR। ई की वैल्यू 12, आई की वैल्यू 5, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1। 5 में से 1 निकाले, 5 5 5, और 12 में से 5 निकाले तो बनता है 7 ओम, सॉरी 7 वोल्ट। तो अब देखें कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो चुका है? डिक्रीज। यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो चुका है क्योंकि आपने करंट को क्या किया? इंक्रीज। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं
तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्यों होता है जी? क्योंकि इस इक्वेशन का कसूर है। आपने ये इक्वेशन लिखकर साबित कर दी। चलिए, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लें, कोई मसला मसाइल है तो वो भी पूछ लें। चलें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। चलें भाई, यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए और हमने आज यहीं तक ही पढ़ना था। कल हम किरचॉफ का कानून पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल आपने लेक्चर जरूर लेना ताकि हम किरचॉफ का लॉ पढ़ें, और 3-4 दिनों तक हमारा जो है ना वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, वरना मैं क्लास एंड कर